स्टार्ट करें फिर। यस हम लोग सर। लास्ट टाइम क्या बनाए थे, डिटेल्स फॉर्म बनाए थे ना। यस सर, एचटीएमएल फॉर्म बनाते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। स्क्रीन शेयर करते हैं। डिसेबल ये शब्द तो नहीं किए थे ना, डिसेबल रीड ऑनली बना लिए थे, नहीं बनाए थे ना। नहीं बनाए थे। नो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीसेट तक किए थे, रीसेट कर लिए थे। HTML input attributes .html। अब सबसे पहले यहाँ पे रीड ओनली रखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTML रीड ओनली HTML इनपुट एट्रीब्यूट, ठीक है, द रीड ओनली एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो डॉक टाइप HTML ले लेते हैं। HTML हेड टाइटल, हेड बंद कर दिया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी बंद कर दिया, HTML बंद कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, रीड ओनली डिफाइन करना है। रीड ओनली में क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे एंटर फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम, वैल्यू इक्वल टू रोहन या रितेश, और एक एट्रीब्यूट होता है रीड ओनली। उससे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग को लेना चाहूँगा, ठीक है। इससे होगा क्या ना कि आप इसे जो है ना कोई चेंज नहीं कर सकते आप, मतलब जो वैल्यू रितेश दिख रहा है वो ऐसे ही रितेश रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अब इस काम को करने के लिए क्या करेंगे, विंडोज़ प्लस ई मारा, ई ड्राइव के अंदर चले गए, वेब डेवलपमेंट का मैंने फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे HTML इनपुट एट्रीब्यूट को रन करा रहे हैं। और अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सिर्फ रीड ओनली है, सिर्फ इसको देख सकते हो आप, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ बट कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है। तो इस टाइप के एग्जांपल को कब आपको लेना है, जब आप चाहते हैं किसी वैल्यू को फिक्स दिखाने के लिए, तभी ऐसा लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं लेना है। रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी के आगे, ये तो रीड ओनली हो गया, यहाँ पे डाल देते हैं एग्जांपल ऑफ रीड ओनली। फिर लेंगे एग्जाम्पल ऑफ डिसेबल्ड एट्रीब्यूट।
अब डिसेबल्ड के लिए मान के चलिए यहाँ पे लिखना है हमको लास्ट नेम। वैल्यू इक्वल टू रोहन और यहाँ पे लगा देंगे डिसेबल्ड। डिसेबल एट्रीब्यूट और रीड ओनली में बेसिकली फ़र्क क्या है कि रीड ओनली वैल्यू थोड़ा फिर भी दिखता है, डिसेबल जो है थोड़ा डार्क दिखेगा, हल्का शेड इसका जो होगा ना अलग दिखेगा आपको, देख सकते हैं आप शेड में आ रहा है, ये आपको डिसेबल वैल्यू है। आप लोग को दिख रहा है रीड ओनली डिसेबल में फ़र्क? सोनल? यस सर। हेलो। रीड ओनली और डिसेबल में फ़र्क दिख रहा है? यस सर। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल दिया है मैंने रीड ओनली का दिया है, उसके जस्ट डिसेबल्ड का दिया है। अब उसके जस्ट नीचे मैक्सिमम लेंथ को जैसे अगर आपको दर्शाना है किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लेंथ इतना ही अलाउ करे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल ऑफ मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कमेंट लाइन, अगर आपको देना चाहें तो कमेंट लाइन यहाँ दे सकते हैं। द मैक्स लेंथ attribute specifies the maximum allowed length for the input field। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर कमेंट्स, और एक मैं बॉक्स ले रहा हूँ जिसका नाम मैंने डाल दिया कमेंट्स। मैक्सिमम लेंथ जो है वो ले लिया हमने 50। अब इसको रन करेंगे, 50 से ज़्यादा नहीं लेगा। देखो 50 पे आके रुक जाएगा, देखो रुक गया, अब नहीं ले रहा ना। चलो 10 लेके देखते हैं, आप लोगों को दिखेगा अच्छा से। 10 में 10 ले लिया, तो अब ये 10 से ज़्यादा नहीं लेगा। हेलो वर्ल्ड चाहे ऐसे लिख दें, सुपर पाठशाला। देखिए 10 से ज़्यादा नहीं लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल 10 लेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा। खुल गया। ठीक है, तो आप लोगों ने मैक्सिमम लेंथ को भी जाना। मैक्सिमम लेंथ क्या होता है? मैक्सिमम लेंथ मतलब इससे ज़्यादा आप कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं। इसके बाद चलेंगे ऑटो फोकस पे। ऑटो फोकस क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। जैसे मान के चलो फॉर्म वगैरह बना रहे हो, आप चाहते हो कि फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में ऑटो फोकस लगे, तो ऑटोमेटिक ही कर्सर जो है ना ब्लिंक करता रहे। ठीक है, ऑटोमेटिक ही ना कर्सर ब्लिंक करता रहे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल ऑफ ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। ठीक है, ये करता क्या है इसके बारे में एक लाइन लिख देते हैं। द ऑटो फोकस attribute specifies that the input field should automatically get focus when the page loads। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, मान के चलो एंटर योर फेवरेट
एक्टर नेम। मैं चाहूँगा कि इस वाले बॉक्स में ऑटो फोकस आ जाए, ठीक है। तो नेम इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे मैंने एक्टर नेम, और ऑटो फोकस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कहीं भी कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, लेकिन नीचे आपको जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, देखो यहाँ भी नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं कर रहा, लेकिन नीचे कर रहा है। आप लोगों को दिख रहा है शशांक? यस सर। ऑटो फोकस का मतलब समझ में आया? यस सर। तो सर इसके हेल्प से जो गूगल फॉर्म का स्कूल्स का क्वेश्चन पेपर जो बनता है उस टाइप का क्वेश्चन पेपर तो इससे भी बन सकता है? बिल्कुल, एमसीक्यू टाइप का ना। अब रेडियो बटन लगा करके क्या मतलब किस टाइप का क्वेश्चन? वही जो ऑब्जेक्टिव जो सर कोरोना हाँ, काल मैं में जो समझ टेस्ट गया। होता था। मैं समझ गया, वही ना, मतलब मल्टीपल रेडियो बटन्स हैं वगैरह वगैरह है, फिर इस टाइप से टेक्स्ट बॉक्सेस sir. लगा करके बिल्कुल बनेगा। HTML से फॉर्म बनता है, और क्या फॉर्म बनाने का काम HTML का ही है। एक्शन परफॉर्म करवाना जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड पे है, और सर्वर साइड पे जेंगो। अगर पाइथन चला रहे हो तो, जावा चला रहे हो तो JSP सारोलेट, .NET चला रहे हो तो ASP.NET एंड MVC, PHP चला रहे हो तो PHP। क्लाइंट साइड पे तो HTML चलेगा, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आप चला रहे हो। समझे बात? चलिए यस सर। नेक्स्ट बताते हैं आपको मीन एंड मैक्स दोनों लेंथ। अभी तो मैंने मैक्सिमम से बताया, अब मिनिमम बता देता हूँ। मिनिमम के लिए अगर मिन डाल देंगे, मिन मैक्स इकट्ठे ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मीन एंड मैक्स लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू, कोई भी एक नेम ले लेते हैं, और इसके बाद मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं 1 एंड मैक्सिमम डाल देते हैं 20 या 10। अब रन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 20। मैक्सिमम ज़्यादा ले रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। मैक्स इज इक्वल टू मैंने 20 लिखा है, मैक्स इज इक्वल टू 10 ही लिखा है, और नेम इक्वल टू क्वांटिटी दे दिया है। इनपुट टाइप टैक्स सही से लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, अब काम करेगा। अब ये काम करेगा, देखिए यहाँ पे बन गया नंबरिंग वाला। ये देखिए मैक्सिमम कहाँ दे जाएगा, 10 तक, मिनिमम 1 तक, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि आपको मंथ लेना है, तो मंथ कितना होता है, टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 to 12 ले लिया। और सॉरी डेट लेना हो तो 1 to 31 तक ले लिया। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करना तो इसमें रखता है ना, लगा रहता है ना एक नंबर वाला फील्ड। ईयर लेना हो, मान के चलिए 1990 से लेकर 2024 तक, तो मिन और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दिया। ये फील्ड आपको कई जगह पे काम आएगा, समझे। ये फील्ड जो है ना वो कई जगह पे काम आएगा। सर इससे एक बार डेट ऑफ बर्थ लेकर दिखाइए ना। वैसे डेट ऑफ बर्थ अगर आप लोगे तो फिर 3 फील्ड लेना पड़ेगा, एक में डेट लेना पड़ेगा, एक में मंथ, एक में ईयर। मंथ वाले में फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना पड़ेगा, जिसमें 12 को मंथ डाल दो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और 2 को ले लो ऐसा जिसमें एक डेट डाल दो 1 to 31 और एक में डाल दो ईयर। 3 लेना पड़ेगा। और अगर कैलेंडर लेना है तो बता चुका मैं ऑलरेडी, इनपुट टाइप डेट लेके बताया हूँ ना। हाँ वो कैलेंडर लेने आता है। हाँ तो फिर इससे लेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ पे आपको डेट के लिए लेना होगा 1 to 31, जैसे आप मिनिमम वैल्यू डाल दिया मैंने 1 और मैक्सिमम डाल दिया 31, ये डेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये डेट के लिए हो जाएगा आपका। ये देखिए डेट आ जाएगा 31 तक लेगा, इससे ज़्यादा लेगा ही नहीं, 31 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है।
उसी तरह से ईयर का लेना होगा तो यहीं पे मिनिमम ईयर ले लो, मैक्सिमम ईयर ले लो। मंथ तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में लेना पड़ेगा, मंथ का नेम लेना है तो जनवरी फरवरी, वो तो सेलेक्ट बॉक्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, 12 को मंथ का नाम डाल दिए। अगर स्टैटिक डिफाइन करना है तो अदरवाइज बड़े अगर प्रोजेक्ट पे काम करिएगा तो फिर तो डायनेमिकली काम होगा, डेटाबेस से फिर सारा चीज़ ले करके आना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? यस सर। मीन एंड मैक्स लेंथ हो गया। अब इसके बाद लिस्ट बताते हैं, लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं वो बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार प्लेस होल्डर को भी लेके चलते हैं और रिक्वायर्ड को भी। प्लेस होल्डर क्या करता है, जैसे अगर मान के चलो किसी टेक्स्ट बॉक्स के पीछे अगर आपको कुछ लिखना है कि एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, ऐसे करके लिखा रहता है ना वेब फॉर्म पे, यस या नो? तो यहाँ पे देते हैं H1 लिख देते हैं और यहाँ पे उसके पहले लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ मैन, यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम्पल ऑफ प्लेस होल्डर attribute। describes the expected value of an input field। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेना होगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू if name and placeholder is equal to एंटर ईमेल का कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, चाहे एंटर मोबाइल, तो यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल और यहाँ प्लेस में डाल देते हैं एंटर मोबाइल। तो ये क्या देगा, मोबाइल आपको लिखा हुआ आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के पीछे शैडो में, जिसको वाटर मार्क भी बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं, लाइक दैट। दिस इज़ वाटर मार्क एंड प्लेस होल्डर कहा जाता है HTML की भाषा में, वर्ड की भाषा में इसे वाटर मार्क कहते हैं। ये देखिए हट गया। तो ये प्लेस होल्डर है जो आप सिर्फ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? बाकी में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसके बाद रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, कई बार क्या होता है फॉर्म आप सबमिट करते हो ना, तो मैंडेटरी फील्ड्स को फॉर्म फिलअप करके ही आगे फॉर्म को सबमिट करना होता है, क्योंकि अगर आप जब तक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आप फिलअप नहीं करते तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, वो आपको रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं, द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख देंगे यूज़र नेम, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक बटन ले लेता हूँ पोस्ट के लिए, सबमिट, और फॉर्म जो है ना, फॉर्म तो हमने लिया हुआ है, बस एक्शन को ब्लैंक डाल देते हैं। मतलब ब्लैंक से ये इंडिकेट करता है कि आप सेम फॉर्म को रिलोड करना चाहते हो। इन द फ्यूचर कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हम दूसरे फॉर्म को पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर इस केस में यहाँ पे फॉर्म का नाम आ जाएगा। अब इसको अगर रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे बटन करेंगे ना क्लिक, तो नीचे वाला में देखिए प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ते रिक्वायर्ड का मैसेज जो कि अलग अलग ब्राउज़र पे अलग अलग तरीके से शो होता है। मैं अभी ओपेरा में शो कर रहा हूँ, अगर मैं इसको गूगल क्रोम में शो करना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
ये देखिए गूगल क्रोम में भी थोड़ा सा ओपेरा की तरह ही है। मैं थोड़ा मोजिला फायरफॉक्स में एज में भी यूज कर लेता हूँ। एज में ज़रा चला के देख लेता हूँ। यहाँ पे भी अभी कलर तो सेम ही आ रहा है। और एक बार मोजिला फायरफॉक्स भी है क्या, देख लेते हैं। पहले डिफरेंस आता था, हो सकता है, लगता है कुछ मैनेजमेंट किया इसके अंदर। मोजिला फायरफॉक्स शायद इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, वो डिपेंड करेगा ब्राउज़र के ब्राउज़र। कई बार क्या होता है कि इसका जो है ना विंडोज़ 11 की फ़ीचर्स में थोड़ा बदलाव किया है। पुराने लैपटॉप में अगर आप इसे रन करोगे ना विंडोज़ 7 वाला पे, तो उसका थोड़ा अलग ही दिखेगा ये मैसेज, वार्निंग मैसेज जो है। किसी के पास पुराना है? दानिश आप कौन सा विंडोज़ यूज़ कर रहे हो? 10 यूज़ कर रहे हो, 7? 10 सर। अच्छा, मैं 11 यूज़ कर रहा हूँ। तो 11 के फीचर में ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र्स में सेम आ रहे हैं। आप 10 में यूज़ करके देखिएगा, किसी के पास 7 होगा तो 7 में यूज़ करेगा। तो ये वार्निंग मैसेजेस थोड़े अलग अलग दिखते हैं, हालांकि आते हैं वार्निंग मैसेज, थोड़े इसके कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको करके देखना है। इसके बाद लिस्ट एट्रीब्यूट चलते हैं। ये तो हमारा गया इनपुट फील्ड का। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ ना, एक कॉपी बना लेता हूँ इसका अलग। अब एक नया फाइल लेते हैं, testlist.html। लिस्ट करता क्या है, सबसे पहले ये बताते हैं। The list attribute refers to a data list element that contains predefined options for an input element। अब ये कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं। पहले डॉक टाइप HTML को लेके चलते हैं। The list attribute बॉडी खोला, HTML खोला। यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट ओनली। इसमें सेलेक्ट बॉक्स की तरह ही है बट थोड़ा अलग है। देखिए क्या अलग है बताता हूँ। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू ब्राउजर्स का नाम या टेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पे लिख दिया हमने, टेक्नोलॉजीज। और इसके अंदर डेटा लिस्ट एज अ सब टैग यूज होता है। आईडी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजीज और डेटा लिस्ट के बाद लेंगे ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू .NET PHP जावा एंड पाइथन। इसके बाद डेटा लिस्ट बंद हो जाएगा।
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात बस ये है कि जो इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू हमने जो वैल्यू असाइन किया है ना, यही वैल्यू आपका डेटा लिस्ट के आईडी के लिए काम करेगा, सेम डिटो। अगर ये रहेगा तभी ये काम करेगा जब आप इस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अब सेव करके ज़रा इसको देखते हैं चला करके, फॉर्म वगैरह ले लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, एक सेकेंड, उसको दूसरा फाइल था, फाइल का नाम हमने इस बार लिया है टेस्ट लिस्ट, ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे टेक्स्ट बॉक्स की तरह लग रहा है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह नहीं लग रहा। अगर आप सेलेक्ट बॉक्स लेते हैं, चलो मैं एक नीचे उसके सेलेक्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ और दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क आपको दिख रहा होगा। सेलेक्ट बॉक्स में वैल्यू दिख रही है डायरेक्ट, ठीक है, और इसके एरो की पहले से बन के आ रहे हैं। अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो लिस्ट पे जब माउस ओवर करते हैं तब इसका एरो की बनता है, दोनों में अंतर है। जब इस पर क्लिक करोगे तब इसका लिस्ट बन करके आएगा इस टाइप से। समझ रहे बात को? थोड़ा छोटा कर दें, ये देखिए। अगर मैं इसको अभी कौन सा ब्राउज़र में खुला है, ओपेरा में खुला है, इसको गूगल क्रोम में लेके चलते हैं। एक बार किसी और में ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, सब में टेस्ट करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा एज में आप देख सकते हैं, एज में दिख रहा है। तो लिस्ट और सेलेक्ट बॉक्स में आप लोग को अंदर दिख गया होगा कि जो सेलेक्ट बॉक्स होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है आइकन बन जाता है, और लिस्ट में जो है वो इस प्रकार से क्लिक करने के बाद, माउस ओवर करने के बाद ही आपको लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ पे शो होता है। क्लियर है? ये चीज़ है। समझे? तो सर इसमें अगर जो ऑप्शंस दिया हुआ है, अगर हम उसको टाइप करके लिखना चाहे तो लिस्ट में ले लेगा, अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल होगा तो? यहाँ पे वो ऐड टू डू अलग होता है। टू डू आगे बताऊंगा कि अगर आप कुछ ऐड करना चाहोगे, एंटर मारोगे तो ऐड हो जाएगा। टू डू अलग होता है, इसमें नहीं लेगा। ये बेसिकली स्ट्रीट जैसे सर हम सर ये बोल रहे थे, जैसे अगर मान लीजिए कंट्री किसी को सिलेक्ट करना है, मतलब उतना सारा कंट्री का लिस्ट है, उसमें से किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करना है, तो अगर हम आई सर्च किए तो आई वाला जो दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो काम करेगा। जैसे मान के चलो हमने पी सर्च किया तो PHP पाइथन आ गया ना लिस्ट में ही, तो वही चीज बोल रहे हैं सर। वो तो वही रहा है, सर्च इंजन तो काम कर ही रहा है। जैसे मान के चले हमको जावा से तो जे सब आया तो जे वाला फील्ड आ गया, इस तरीके से। तो इसका फीचर ये भी है लिस्ट का कि आप इसमें सर्च इंजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और सेलेक्ट बॉक्स में क्या है कि आपको कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स तो है, बट अलाउ टू सेलेक्ट सिंगल। और इसमें भी अगर आप विजिबिलिटी इसकी साइज वगैरह फिक्स कर देते हो तो मल्टीपल वैल्यूज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ। तो सबकी कहानी अलग है, सिर्फ आपको कहानी पता होना चाहिए कि किसका क्या यूज है, कैसे वो काम करता है, तभी आप फॉर्म में जो है ना उसको यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। अभी तक हमने जितना बना दिया उतने में तो फॉर्म्स वगैरह तो अच्छे से बन जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। टेबल वगैरह आपको बता ही दिया हूँ, कोलैप्स बॉर्डर वगैरह बता ही दिया हूँ, शेल पैडिंग बता ही दिया हूँ। अगला सेशन जो होगा हमारा सिंबल्स वगैरह बताएंगे। जैसे मान के चलिए आपको क्या कहते हैं,
एरो की बनाना है फॉर्म पे, या फिर आपको हार्ट का शेप बनाना है, क्लब्स बनाना है, ठीक है, डायमंड्स बनाना है, या फिर इमोजी वगैरह बनाना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कोड वर्ड्स होते हैं सारे। इसके बाद एसवीजी बता दूंगा आपका, जिसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है HTML में। रेक्टेंगल कैसे बनता है, उसके अंदर कलर कैसे अगर फिल करना हो एसवीजी से ग्राफिकली तो कैसे फिल करते हैं। CSS के थ्रू नहीं, CSS के थ्रू तो हम लोग कर ही लेंगे। ये सब करने के बाद फिर हमारा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी HTML भी 1 सप्ताह चलेगा। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट थोड़ा लंबा चलेगा, 1-1.5-2 महीना चलेगा। फिर CSS, फिर बूटस्ट्रैप। लगभग मान के चलो अभी मई ख़त्म हो रहा है, जून जुलाई अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा पूरा आपका फ्रंट बूटस्ट्रैप वगैरह तक। मतलब फुल आप वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीख जाओगे अच्छे से। और इसके बाद फिर आपका जेंगो उसी टाइम स्टार्ट करवा देंगे, पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 आध महीना। तब तक अभी पाइथन प्रोजेक्ट वगैरह बनाइए GUI बेस्ड पे, ठीक है ना। सुनल डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं छूट जा रहा है, तो यस सर, बट करेंगे सर, रेगुलर करेंगे सर। अब प्रैक्टिस रही है और कभी कभी पाठशाला में भी आइए, ठीक है ना। इसका प्रैक्टिस कर Okay, लीजिएगा और इसको कल आप लोग अपने वेब फॉर्म में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है शशांक, दानिश, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, Yes, फिर sir. मिलते कल। और डेली प्रेजेंटेशन होते रहना चाहिए जैसे आज हुआ था, है ना। चलिए फिर, है ना, ऑल द बेस्ट।